हेलो एवरीवन, मैं फिर से आज को एक न्यू एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ। तो आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे एक न्यू सीरीज को। एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं एक व्यक्ति को जो कि अपने एक घुटने पे था। इसके साथ ही वो अपने मन में कहता है आखिर मेरे दोस्त के साथ अंदर क्या हो रहा होगा। उसकी इतना सोचते ही अंदर से किसी की चीखने की आवाज आती है। वो व्यक्ति कहता है क्या तुम मरना चाहते हो। उसकी इतना कहते ही सामने वाला दरवाजा खुलता है और वहाँ से हम एक व्यक्ति उड़ते हुए देखते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि वो व्यक्ति ने पिटाई खाया था। वो लड़का सीधा अपने दोस्त के बाजू में गिरता है। इसके साथ ही हम उस घर से देखते हैं किसी को आते हुए जो कि एल्डर लग रहा था। उस एल्डर के आसपास से काफी खतरनाक एनर्जी रिलीज हो रही थी। इसके साथ वो एक अटैक बनाते हुए आगे बढ़ रहा था। वो आगे आते हुए कहता है तुम इतना बेवकूफ कैसे हो सकते हो कि एक मास्टर ने तुम्हें बेवकूफ बना दिया। मुझे लगता है कि तुम मरना चाहते हो। ये कहने के साथ ही उसने अपने अटैक से उस पर अटैक कर दिया, जिस वजह से हम देखते हैं वो और भी घायल हो गया था। ये देखने के साथ ही हम उसके दोस्त को देखते हैं जो कि अपने पास से एक पोर्ट निकालते हुए कहता है मास्टर मैंने सारा सेल्ट कर दिया और इसके अंदर सारे स्पेशल स्प्रिंग हैं। ये कहने के साथ ही उसने उस पोर्टर को उसे दे दिया। इधर इस चीज वजह से तो वो काफी मास्टर खुश हो गया था। इसके साथ ही वो कहता है तुम काफी अच्छे हो। इसके साथ ही वो दूसरे वाले व्यक्ति को फटकार लगाते हुए उससे कहता है तुम्हें अपने दोस्त से कुछ सीखना चाहिए। एक बार फिर से हम उसके दोस्त को देखते हैं जो कि हमारे इस सीरीज का मेन कैरेक्टर होने वाला है और हमारे मेन कैरेक्टर का नाम लूसेन जी है। लूसेन जी मास्टर की तरफ पोटली करते हुए कहता है मास्टर आप एक बार चेक कर लीजिए कि इसके अंदर पूरे हैं या फिर नहीं। इस पर वो मास्टर कहता है मैं तुम पे शक कैसे कर सकता हूँ, तुमने काफी अच्छा किया। ये कहने के साथ वो अपनी स्पेशल पावर का इस्तेमाल करते हुए उस पोटली को अपने हाथ के अंदर लेके आ जाते हैं। फिर वो आगे कहते हैं लिंक्यून तुम काफी अच्छे लड़के हो, मुझे तुम्हारी मेहनत काफी पसंद आई। चलो ये अच्छी बात है कि तुम अपने दोस्त की तरह नहीं हो जो कि काफी बेवकूफ है। मैंने इसे काफी आसानी से एक काम दिया था लेकिन वो इस काम को भी पूरा नहीं कर पाया, जबकि तुमने काफी अच्छा किया, इसलिए मैं तुमसे काफी इम्प्रेस हूँ। और मैं तुम्हें बता दूं तुम इस बास्टर्ड की तरह बिल्कुल भी मत बनना कामचोर, तुम कितने अच्छे हो और ये कितना बुरा है। अब ये बात सुनने के साथ ही वो इस पे सहमति जता देता है। इसके साथ ही वो कहता है मैं आपकी बात समझ गया मास्टर। उसके बाद हम उस मास्टर को देखते हैं जो कि अपने रूम के अंदर फिर से चला जाता है। मास्टर की जाते ही लिंक्यून अपने दोस्त को दिखता है जो कि अभी केस में घायल था। ये देखने के साथ ही उसके पास जाते हुए उसे सहारा देता है। फिर उससे कहता है मैं कुछ समय पहले यहाँ पर आया हूँ जिस वजह से मेरे पास कोई भी पैसे नहीं है, लेकिन फिर भी मैं जब यहाँ पर आया था तब मेरे पास कुछ पैसे थे, इसीलिए मैंने उसे बचा के रखी और ये तुम उस पैसे का इस्तेमाल कर सकते हो और जल्दी जाकर तुम अपने लिए एक डॉक्टर को ढूंढो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे इस अटैक की वजह से तुम्हें काफी सीरियस इंजरी हो गई होगी, जिसे तुम्हें जल्द से जल्द ठीक करवा लेना चाहिए, नहीं तो फ्यूचर में तुम्हें इससे काफी प्रॉब्लम हो सकती है। अब ये बात सुनने के साथ ही हम उस व्यक्ति को देखते हैं जो कि उसकी तरफ देखते हुए उससे कहता है मुझे तुम्हारी मदद करने की जरूरत नहीं है, इसलिए तुम अपने पैसे तुम अपने पास ही रखो। ये कहने के साथ ही उसने उस बैग को छीन लिया। इसके साथ ही हम देखते हैं उसको भागते हुए। अब ये बात सुनने के साथ ही वो तो काफी हैरान हो गया था। वो कहता है अबे बेवकूफ मैंने तुम्हें सारे पैसे नहीं दिए थे, मैंने कुछ कॉइंस दिए थे। ये कहने के साथ ही उसे पीछा करने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं वो जब तक बहुत दूर भाग चुका था। ये देखने के बाद कि उसका दोस्त वहाँ से भाग चुका है वो हैरान हो चुका था। इसके साथ ही वो वहाँ पर बैठ जाता है। इसके बाद वो अपने मन में कहता है मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ जिससे कल्टीवेशन करना नहीं आता और यहीं पर मैं काम करने के लिए आया हूँ और मैं कुछ समय से यहाँ पर काम कर रहा हूँ। बस जिंदगी में यही करना है, बस अपने आप का ख्याल रखो। इसके साथ ही मैं दूसरों की सहायता नहीं कर सकता हूँ। वैसे सच को तो मुझे दूसरे की सहायता करना काफी अच्छा लगता है। इसके साथ ही जो भी व्यक्ति था इसे तो मैं जानता भी नहीं, लेकिन मुझे दूसरों को मदद करना काफी अच्छा लगता है, इसलिए मैंने इसकी मदद की थी। लेकिन मुझे क्या पता था कि ये मुझ पे भारी पड़ जाएगा और मेरे सारे कोइंस चुरा कर भाग जाएगा। फिर वो नीचे बैठने के साथ ही कहता है मैं अब काफी थक चुका हूँ, इसलिए मैं उस व्यक्ति को पकड़ने के लिए नहीं जाऊंगा। इसके साथ ही अब सबसे पहले मैं सोऊंगा, उसके बाद ही मैं अपने दूसरों काम को करूंगा। ये कहने के साथ ही वो वहीं पर सो गया। कुछ समय बाद उसकी धीरे धीरे करके आंखें खोली। वो अपने सामने देखता है कई सारे खाने रखा हुआ था। इसके साथ ही हम वहाँ पर देखते हैं टाइल्स ऑफ गुडीमन गोट के पोस्टर भी रखे हुए थे। ये सब देखने के साथ ही वो हैरान हो गया था। वो अपने मन में कहता है मैं कहाँ पर आ चुका हूँ। इसके साथ ही वो अपने आप को देखता है जहाँ पर वो शेयर मार्केट में पैसा लगा रहा था। जब वो अपने आप को देखता है तो वो हैरान हो गया था। इसके साथ ही वो अपने मन में कहता है ये मैं कैसे हो सकता हूँ। उसकी इतना कहती है अचानक से उसकी आंखें खुल गई जब उसे पता चलता है कि वो तो बस एक सपना देख रहा था। अब इस चीज को रियलाइज करते हुए अपने मन में कहता है ये कितना स्ट्रेंज सपना था, ये आज से पहले मैंने ऐसा सपना कभी नहीं देखा। सडनली मुझे क्या हो गया। ये उसकी इतना कहती है हम देखते हैं उसके दिमाग में कुछ होने लगता है, जिस वजह से उसने अपने दिमाग को पकड़ लिया था। इसके साथ ही वो अपने मन में कहता है आखिर मुझे क्या हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर किसी की मेमोरी आ
आ रही है। उसकी इतना कहती है, हम देखते हैं उसके अंदर से काफी मात्रा में एनर्जी रिलीज होने लग गई थी। ऐसा लग रहा था कि वो कई सारी दुनिया से होके वो आया है और कुछ समय ऐसे होने के बाद वो पूरी तरह से नॉर्मल हो गया था। वो अपने आप को देखते हुए वो हमें बताता है कि उसका नाम लू हैंगजी है। इसके साथ ही वो अलग अलग चीजों के बारे में बात कर रहा था। वो कहता है, आप मेरे साथ और मेरी बुद्धिमानी के साथ आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपको नॉर्मल लाइफ नहीं जीना चाहिए। मैं एक जीनियस पर्सन हूँ जिस वजह से आपके दिमाग में आ चुका हूँ। सीरीज में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, शायद ऐसा हो सकता है कि इन दोनों अलग अलग दुनिया के दोनों सोल आपस में कंबाइन हो गया हो, या फिर हमने अभी जिसे फ्यूचर में देखा था वो उसकी मेमोरी इसके दिमाग में आ गई है। इसलिए आप लोग ज्यादा कंफ्यूज मत होना। इसके बाद वो आगे कहता है, मुझे जियानबू सिंह सेक्ट ज्वाइन करना चाहिए। इसके साथ मुझे वहाँ पर ज्यादा ताकतवर बनकर अपने होमलैंड को सेव करना होगा ताकि भविष्य में यहाँ पर कोई खतरा आए तो मैं उसका सामना कर सकूं। वो ये सब कह ही रहा था। उसी समय हम देखते हैं वहाँ पर किसी की आवाज आती है। सुकी उससे क्या आती है, तुम्हें क्या हुआ है? तुम ऐसी पागलों जैसी हरकत क्यों कर रहे हो? अब उसकी आवाज को सुनने के साथ ही वो अपने स्पोर्ट से वापस आ जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि एक व्यक्ति उसके सामने खड़ा हुआ है। ये कहने के साथ ही वो शांत हो चुका था। इसके साथ ही उसके चेहरे पे साफ साफ उदासी को देखा जा सकता था। उसकी ऐसी कंडीशन को देखने के साथ ही लू हैंगजी उससे कहता है, डानियल आखिर तुम्हें क्या हो गया? तुम उदास क्यों दिख रहे हो? क्या ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे मास्टर की फैमिली तुम्हारे लिए काफी मुश्किल खड़े कर रही है? वो लोग कभी भी नहीं सुधरेंगे। पहले भी उन्होंने तुम्हारे साथ ऐसे ही किया था और अगर वो लोग ऐसे हरकत फिर से कर रहे हैं, वो लोग कभी भी नहीं सुधरेंगे। मुझे ये बात समझ में नहीं आता, आखिर वो लोग तुम्हारे लिए डिफिकल्टी पैदा क्यों करते हैं? हैंगसी की बातों को सुनने के बाद वो कहता है, इसमें उनकी कोई भी गलती नहीं है। गलती तो सिर्फ मेरी है कि मैं उन लोगों की एक्सपेक्टेशन पे नहीं उतर पा रहा हूँ। उन्होंने मुझे स्पीचर फ्रूट दिए थे बेचने के लिए, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाया। उसकी बातों को सुनने के बाद हैंगसी अपने मन में कहता है, ये व्यक्ति काफी काइंड हार्टेड है। इसकी मास्टर की फैमिली बहुत ज्यादा इसे बुली करती रहती है, लेकिन फिर भी इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। उसे ऐसा लगता है कि उसकी ये सब जिम्मेदारी बनती है। इन सभी चीजों के बारे में सोचने के साथ ही वो अपने मन में कहता है, मेरे पास अभी इतनी इनफ पावर नहीं है और मुझे अपनी पावर को बढ़ाने के लिए हंट करना होगा। उसके बाद ही मैं स्पीचर कोइंस को जमा कर सकता हूँ और उन स्पीचर कोइंस का इस्तेमाल करते हुए मैं उस सेक्ट के अंदर अपनी पावर को इंक्रीज कर सकता हूँ। वो इन सभी चीजों के बारे में सोचने के साथ ही काफी खुश हो चुका था। इसके साथ ही हम उसके चेहरे पे देखते हैं जहाँ पे एक स्पेल आ चुकी थी। फिर उसकी इतना सोचती हमारा सीन शिफ्ट होकर एक घर पे आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं एक व्यक्ति बैठा हुआ था। इसके साथ ही एक पक्षी वहाँ पर आता है। उस पक्षी की तरफ देखते हुए उससे कहता है, चलो हम माउंटेन का एक राउंड लगा के आते हैं, देखते हैं तो आखिर उसके अंदर क्या हुआ है। ये कहने के साथ ही वो हवा में फ्लाई करने लग गया था। उसके बाद हम देखते हैं उसका बीस्ट भी वहाँ पर आ जाता है। फिर वो अपने बीस्ट पे चढ़कर वहाँ से जाने लगता है। उसकी इतना कहती है हमारा सीन्स फिर से कट होकर ज़ेंगजी और डेनियल पे ज़ेंगजी आगे बढ़ते हुए डेनियल से कहता है, तुम चिंता मत करो, सिर्फ एक बॉक्स ही है स्पीचर फ्रूट का, जिससे मैं तुम्हारी मदद करूंगा बेचने के लिए और उसके बाद तुम अपनी फैमिली में वापस जा सकते हो। उसकी बातों को सुनने के साथ ही डेनियल उससे कहता है, ज़ेंगजी क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? क्या तुम सही कह रहे हो कि तुम उसे बेच सकते हो? उसके सवाल को सुनने के साथ ही हम ज़ेंगजी को देखते हैं जो कि उससे रुकते हुए उससे कहता है, तुम यहीं पर रुको, मैं अभी आता हूँ। ये कहने के साथ ही वो आगे बढ़ जाता है। हम उसके आगे देखते हैं जहाँ पर दो लड़की आपस में बात करते हुए आगे जा रही थी। तभी वहाँ पर ज़ेंगजी आ जाता है जो कि उन दोनों सिस्टर को रोकते हुए कहता है, सिस्टर लुई फेंग जरा आप दोनों कुछ समय के लिए रुकिए, मुझे आपसे कुछ चीजें डिस्कस करनी थी। ये कहने के साथ ही उसके सामने आने के साथ ही ग्रीट करता है। इसके बाद वो कहने लग गया था कि हम काफी समय बाद मिल रहे हैं। इसके बाद वो कहता है कि मैं देख पा रहा हूँ कि आप दोनों सिस्टर की हेल्थ काफी अच्छे से है। उसकी ये बात सुनने के साथ ही हम उन दोनों सिस्टर को देखते हैं जो कि थोड़ा सा हैरान हो गए थे। इसके बाद वो याद करते हुए कहती है, वो मुझे याद है तुम जियोलियो फैमिली से आते हो जो कि स्पीचर फ्रूट को बेचते हैं और मैं गलत याद नहीं कर रही हूँ तो तुम लू हैंगजी हो। अब ये बात सुनने के साथ ही वो कहता है, आपने बिल्कुल सही पहचाना, मैं लू हैंगजी हूँ। सचमुच काफी समय हो चुका है हमें मिले हुए, लेकिन फिर भी मैं आपको याद हूँ, ये तो काफी अच्छी बात है। इसके बाद वो कहता है, आप दोनों सिस्टर काफी अच्छी दिखती हैं। इसके साथ ही थोड़ा बहुत तारीफ करने लग गया था, जिस वजह से हम देखते हैं वो दोनों लड़की थोड़ा सा ब्लश करने लग गई थी। और फिर वो कुछ समय बाद कहता है, आपको स्पीचर फ्रूट खरीदना है? अगर खरीदना है तो आप मुझे बता सकती है, मेरे पास अभी भी एक बॉक्स पड़ा हुआ है। ये कहने के बाद लू ज़ेंगजी डेनियल के पास से उस बॉक्स को निकालते हुए कहता है, ये रहा आप दोनों ब्यूटी के लिए। ब्यूटी सिस्टर आप इसे एक बार देखें, ये इसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है स्पीचर फ्रूट की। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप दोनों ब्यूटी को काफी पसंद आएगी। ये स्पीचर फ्रूट काफी बड़ा है, इसके साथ ही काफी गोल भी है। इसके साथ ही इसके बारे में काफी डिटेल से बताने लग गया था। अब कुछ समय बाद देखते हैं जहाँ पर वो दोनों लड़की उससे काफी इम्प्रेस हो गई थी। इसके साथ ही उसकी बातों से तो और भी ज्यादा। इसलिए एक लड़की कहती है, ठीक है आप मुझे इसे दे सकते हैं, क्या आप मुझे बता सकते हैं आखिर इन दोनों का प्राइस कितना है? यानी कि चारों का कितना प्राइस है, आप मुझे बता सकते हैं, मैं चारों एक साथ खरीदना चाहती हूँ। उन दोनों की बातों को सुनने के बाद हम लू ज़ेंगजी को देखते हैं जो कि काफी खुश हो गया था। इसके साथ ही वो कहता है, ज्यादा कुछ खास नहीं है,
इन सभी का प्राइस 20 to 20 कॉइन्स हुए। अब ये बात सुनने के साथ ही हम उसी लड़के को देखते हैं जो कि अपने स्टोरेज से वहाँ से एक फोटो निकाल लेती है। इसके साथ ही वो कहती है आप इसे ले सकते हैं और अगर आप चाहे तो आप इसे चेकआउट भी कर सकते हैं। इस पर लू सेंगजी कहता है मैं आप दोनों पे भरोसा करता हूँ, आपने जैसा कहा था वैसे ही होगा। इसके बाद वो आगे कहता है मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको ये स्पेशल फ्रूट काफी पसंद आएगी और अगर आपको भविष्य में और ज्यादा चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आप दोनों को आसपास मिल जाऊंगा। ये कहने के साथ ही वो काफी खुश हो गया था। लू सेंगजी की बातों को सुनने के बाद हम दूसरी सिस्टर को देखते हैं जो कि लू सेंगजी की तरफ देखती हुई उससे कहती है ठीक है, अगर हमें स्पेशल फ्रूट हमें भविष्य में कभी भी चाहिए हो तो हम आपसे ले लेंगे। ये कहने के साथ ही वो वहाँ पर से जाने लगती है, लेकिन फिर वो किसी चीज के बारे में सोचने के साथ ही उससे कहते तुम थोड़ा सा रुको, मुझे ऐसा लगता है कि तुम दोनों यहाँ पर नहीं हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे तुम दोनों को यहाँ से परिचित करवा देना चाहिए, नहीं तो तुम कुछ उल्टा सीधा काम करते हो तो तुम यहाँ पर बड़ी मुसीबतों में फंस सकते हो। तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? क्या मैं तुम्हें इस जगह के बारे में बताऊं? अब ये बात सुनने के साथ ही हम लू सेंगजी को देखते हैं जो कि इसके लिए तैयार हो गया था। वो कहता है अगर आप ऐसा चाहती है तो आप मुझे इसके बारे में बता सकती है, ये मेरे लिए काफी अच्छा होगा। वो कहते हैं ये कोई बड़ी बात नहीं है, बस इसके लिए तुम्हें थोड़ी सी एनर्जी की जरूरत होगी। हम लेडीज जॉन विजिंग सेक्ट के अंदर जाएंगे भोजन के बाद लोगों के मनोरंजन करने के लिए। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि हम स्पेशल फ्रूट लेके आए, लेकिन हमारे पास स्पेशल फ्रूट नहीं है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि आप हमें स्पेशल फ्रूट दें? अगर हम वहाँ पर स्पेशल फ्रूट लेके नहीं जाएंगे तो हमें काफी पनिशमेंट दी जाएगी। अब उन दोनों की ऐसी बातें सुनने के साथ ही हम लू सेंगजी को देखते हैं जो कि उससे क्या था ये तो काफी सिंपल सी बात, जबकि आप दोनों की प्रॉब्लम है तो ये मेरी भी प्रॉब्लम है, इसीलिए मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं मार्केट के अंदर जो भी स्पेशल फ्रूट की प्राइस चल रही है उसके साथ ही मैं आपको कम दाम में दे दूंगा। अब ये बात सुनने के साथ ही वो दोनों काफी खुश हो चुकी थी। इसके साथ ही वो लू सेंगजी कहती है आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप दोनों ने हमारी मदद की। अब कुछ समय ऐसी डिस्कस करने के बाद हम देखते हैं वो दोनों जाने लगते हैं। इसके साथ ही उससे कहती है हम बाद में मिलते हैं। इधर डेनियल लू सेंगजी से काफी इंप्रेस हो चुका था। इसके साथ ही वो कहता है तुम सचमुच काफी अच्छी हो, तुमने काफी आसानी से इसे बेच दिया। लेकिन डेनियल से कहता है ये गुलामी कुछ ही दिनों के लिए है और कुछ दिनों के बाद मेरे पास इतने पैसे आ जाएंगे कि मैं किसी भी सेक्ट के अंदर ज्वाइन हो सकूं। लिंकन की बातों को सुनने के साथ ही डेनियल से कहता है पर तुम ये सब करोगे कैसे, क्योंकि उसके लिए तुम्हें पैसे भी होने जरूरी है और वो तुम्हारे पास अभी के समय नहीं है। इस पर लिंकन उससे कहता है अभी जो दो सिस्टर गई थी उन दोनों को मैं स्पिरिचुअल फ्रूट बेचकर अपने पास कुछ पैसे बचाऊंगा और उनके पैसे को लेकर मैं अलग से अपना खुद का बिजनेस खोलूंगा, जैसे कि मैं मार्केट में जाकर किसी चीज को एक जगह से काफी मात्रा में खरीदूंगा। इसके साथ ही उससे मैं बोलूंगा कि कम प्राइस देने के लिए और उससे कम प्राइस में खरीद कर यहाँ पर महंगे दाम में बेचूंगा, क्योंकि तुम्हें पता है कि यहाँ से मार्केट काफी दूर है और ऐसे करते हुए मेरे पास कुछ सालों के अंदर इतने पैसे हो जाएंगे कि मैं किसी सेक्ट के अंदर ज्वाइन हो सकूं और वहाँ पर अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाने के साथ ही इजीली मैं जुआनजुंग सेक्ट के अंदर ज्वाइन हो पाऊंगा और जैसे मैं जुआनजिंग सेक्ट के अंदर आ गया तो मेरी प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी। लिंक योन की बातों को सुनने के साथ डेनियल उससे कहता है क्या तुम मुझे अकेले छोड़ के चले जाओगे? अब ये बात सुनने के साथ ही उसका कोई भी रिप्लाई नहीं देता। फिर अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पर लिंक योन अपने मास्टर के सामने बैठा हुआ था। इसके साथ ही वो अपने मास्टर से कहता है मैंने अभी जो भी कहा वो बिल्कुल सही है, मैंने 2 ब्यूटीफुल सिस्टर से ऑर्डर लिया और वो भी काफी मात्रा में स्पेशल फ्रूट का। लिंक योन की बातों को सुनने के साथ ही उसके मास्टर को उस पर यकीन नहीं हो रहा था कि उसने ऐसा किया है, इसलिए वो अपनी एनर्जी को एक्टिवेट करके उसके चारों तरफ जांच करने लगता है। जब उसे पता चलता है कि लिंकन ने सही कहा है तो वो कहता है ठीक है, लेकिन फिर भी मैं तुम पे विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ कि तुमने इतना बड़ा ऑर्डर ले लिया है। तुम सचमुच काफी स्मार्ट हो, तुमने अभी तक मुझे एक बार भी ऑफेंड नहीं किया। इसके साथ ही मैं तुमसे काफी खुश हूँ, तुमने हमारे स्पिरिचुअल स्प्रिंग को काफी महंगे दाम में बेचा है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ रिवॉर्ड देना चाहता हूँ। ये कहने के साथ ही वो एक कॉइंस का बैग उसकी तरफ उछालते हैं और कहते हैं ये मेरी तरफ से, तुम इसका एंजॉय कर सकते हो। फिर अगले सीन में हम लिंक जुआन को देखते हैं जो कि अपने दोस्त के साथ आगे बढ़ रहा था। इसके साथ ही हम उसके हाथों में 2 पोटली देखते हैं जिसके अंदर स्पिरिचुअल फ्रूट्स और स्पिरिचुअल स्प्रिंग होते हैं। डीन उसकी तरफ देखते हुए उससे कहता है तुमने प्रिपेयर कर लिया? अब ये बात सुनने के साथ ही वो कहता है हाँ मैंने ये सब तैयार कर लिया है और कुछ ही समय के अंदर मैं इन दोनों ब्यूटी को ये दे दूंगा। इसके साथ ही वो उससे सवाल करता है आखिर तुमने इसके अलग अलग प्राइस क्यों रखा? अब ये बात सुनने के साथ ही लिंकन उसके सर को सुलाते हुए उससे कहता है तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, मैं जानता हूँ, इसलिए तुम अपने दिमाग को खर्च मत करो, नहीं तो तुम्हारे पास जो छोटा मोटा दिमाग है वो भी खत्म हो जाएगा। और कुछ ही समय के अंदर वो दोनों लड़की भी उन्हें मिल जाती है। इसके साथ ही वो उन दोनों की तरफ आते हुए कहती है फाइनली आप आ चुके हैं, क्या आप उन्हें लेके आए हैं? अब ये बात सुनने के साथ ही लिंकन अपने पास से उन दोनों पोटली को निकालता है। इसके साथ ही वो कहता है मुझे माफ करना कि मैंने आप दोनों को इंतजार करवाया। ये कहने के साथ ही वो फिर से कहता है आपने जो कहा था मैं वो लेके आ चुका हूँ। ये कहने के साथ ही उन दोनों पोटलों को दे देता है। अब पोटली को चेक करने के साथ ही उन्हें पता चलता है कि इसके अंदर पूरी चीज है, जिस वजह से काफी खुश हो चुके थे। इसके साथ ही वो कहते हैं आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल सही समय
पे आए हैं। इसके साथ ही हम कुछ समय पहले यहाँ पर आए थे। ये कहने के साथ ही दूसरी सिस्टर ने पहली सिस्टर को कुछ इशारा किया। अब इशारा को समझते हुए पहली सिस्टर ने अपने पास से एक पोटली को निकालते हुए क्या दिया, इसके अंदर सारे कॉइन्स रखे हैं, आप इसके अंदर गिन सकते हैं। अब यह सुनने के साथ ही लिंग क्यूआन काफी खुश हो जाता है। इसके साथ ही वो कहता है मैं आप पे कोई भी डाउट नहीं करता, मुझे उम्मीद है कि हमें जितने में हमने डील किया था उतने आपने इसमें दे दिया होगा। उसकी बातों को सुनने के बाद तो वो दोनों और भी उससे इम्प्रेस हो चुकी थी। इसके साथ ही वो उसे रिवॉर्ड देते हुए उससे कहती है इसके अंदर 2 कॉइन्स है जिसे आप खुद अपने लिए रख सकते हैं। आप यूँ समझ सकते हैं कि हमने आपको रिवॉर्ड दिया, आपने काफी इसके लिए हार्ड वर्क किया हुआ। इधर उसकी बातों को सुनने के बाद तो लिंग क्यूआन काफी खुश होते हुए कहता है सिस्टर लू आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही सिस्टर कॉन्गफेंग आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे रिवॉर्ड दिया। तब वो कहती है अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। ये कहने के साथ ही वो दोनों स्माइल से लिंग क्यूआन की तरफ देखने लगती है। फिर उसे अलविदा कहने के साथ ही वो वहाँ से जाने लगती है। लिंग क्यूआन पीछे से कह रहा था कि सिस्टर आराम से जिएगा नहीं तो आप गिर सकती हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पर लिंग क्यूआन ने अपने मास्टर को वो सभी प्रॉफिट वाले पैसे दे दिए थे। इसके बाद वो सीढ़ी पे बैठकर अपने मन में कहता है 23 कॉइन्स हो चुके हैं अब मेरे पास, लेकिन किसी एकेडमी को ज्वाइन करने के लिए इतने इनफ नहीं है, तो अब मुझे क्या करना चाहिए जिस वजह से मेरे पास ज्यादा कॉइन्स आ जाए, उसके बाद मैं एकेडमी में ज्वाइन कर सकता हूँ। अभी वो इसके बारे में सोच ही रहा था तभी उसका दोस्त आ जाता है। डेनियल वहाँ पर आने के साथ ही उससे कहता है तुम मेरे साथ चलो, जल्दी चलो पर्पल बॉम्बे फॉरेस्ट। अभी आवाज सुनने के साथ ही उससे कहता है पर वहाँ पर हम क्यों जाए। इस पर डेनियल उसे बताता है कि हम वहाँ पर जाने के साथ ही खरगोश को पकड़ सकते हैं और इसके साथ ही वो अपना ग्लोल दिखाता है। डेनियल की बातों को सुनने के साथ ही वो हैरान होते हुए कहता है क्या तुम पागल हो चुके हो, स्पिरिचुअल खरगोश को तुम इससे कैसे पकड़ सकते हो, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया। लेकिन किसी तरह डेनियल उसे लेके चला जाता है और अगले सीन में हम डेनियल को देखते हैं जो कि स्पिरिचुअल रैबिट को ढूंढ रहा था, लेकिन इसके साथ ही उसे कुछ भी नहीं मिलता, जिस वजह से वो हैरान होते हुए कहता आखिर यहाँ पर स्पिरिचुअल रैबिट क्यों नहीं है। ये काफी अजीब बात है। अभी आवाज सुनने के साथ ही लिंग क्यूआन तो काफी गुस्से में आ चुका था। इसके बाद वो कहता है कि तुम अभी फॉरेस्ट के अंदर नहीं आए हो, जिस वजह से स्पिरिचुअल रैबिट नहीं मिलेगा तुम्हें, इसके लिए तुम्हें अंदर जाना होगा। अभी आवाज सुनने के साथ ही उसे समझ में आता है कि आखिर उसने क्या गलती की है। ये कहने के साथ ही वो जैसे अपने स्टेप आगे बढ़ाता है तो हम देखते हैं आगे जमीन नहीं थी, जिस वजह से वो पत्थर से नीचे गिर जाता है और उसे चोट आ जाती है। ये देखने के बाद लिंग क्यूआन उसके पास आ चुका था। इसके साथ ही वो कहता है डेनियल क्या तुम ठीक हो। ये कहने के साथ ही उसे उठाने लगता है। तभी उन्हें एहसास होता है कि यहाँ पर कोई आ रहा है, जिस वजह से वो दोनों पत्थर के पीछे छुप जाते हैं। वो देखते हैं कि वहाँ पर कुछ लोग आ रहे हैं। इसके साथ ही हम वहाँ पर एक लेडी को भी देखते हैं जो कि काफी खूबसूरत थी। इसके साथ ही आप मुझे कमेंट करके बताना कि ये लेडी क्या फ्यूचर में जाके लिंग क्यूआन की वाइफ बन सकती है, आप गैस करके बताना। लिंग क्यूआन देखता है कि वहाँ पर कई सारे लोग आ रहे हैं उस लेडी के साथ ही। इसके साथ ही हम वहाँ पर एक लड़की को देखते हैं जो कि उससे कहता है कि जूनियर सिस्टर फुकिंग आपने तो कमाल ही कर दिया, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप ऐसा कर सकती हैं। जू फैमिली ऐसे ही कल्टीवेशन के लिए नहीं जानी जाती, मैं समझ चुका हूँ कि आप जू फैमिली के एक नंबर 1 कल्टीवेटर है और आपको कल्टीवेशन में आपकी फैमिली में कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। पूरे जून टाउन में आपकी फैमिली नंबर 1 कल्टीवेशन बन चुकी है और इस खुशी के माहौल पे मैंने आपके लिए कुछ प्रिपेयर किया है। ये कहने के साथ ही वो कहता है मैंने आपके लिए स्पिरिचुअल फ्रूट का इंतजाम किया है, आप तो यहाँ पर आ गई, आपने हमें कुछ नोटिस नहीं भेजा, इसलिए हमें किसी भी तरह से स्पिरिचुअल फ्रूट का इंतजाम करना पड़ा और इसीलिए मैं एडवांस में माफी चाहता हूँ अगर हमारी तरफ से किसी भी तरह से कोई समस्या हो तो। इस पर वो कहते हैं कि नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है। फिर उन दोनों में बातें चलने लगती है। इधर हम डेनियल को दिखते हैं जो कि हैरान होते हुए कहता है ये तो जू फेई है, जू मैंसन के एल्डर लेडी, आखिर ये यहाँ पर क्या कर रही है। इसके साथ ही मैंने ये भी सुना है कि ये जुआनजुंग सेक्ट के एक डिसाइपल भी है, इसलिए अभी के समय ये लोग पार्टी कर रहे होंगे। ये कहते हुए वो किसी चीज को देखने के साथ ही काफी खुश हो चुका था। इधर हम फुई क्वीन को देखते हैं जो कि उससे कहते हैं कि सीनियर ब्रदर लैंग, मैं जुआन टाउन की पैलेस की नंबर 1 कल्टीवेटर हूँ और मैं इनलाइटमेंट स्टेज मिडिल लेवल पर हूँ और आपकी पावर तो मुझसे कई गुना ज्यादा है। इसके साथ ही मैं ये पूछना चाहती हूँ आखिर इस जुआन सेक्ट के अंदर क्या क्या है जिसके बारे में मैं वहाँ पर जाने के साथ ही कुछ गड़बड़ ना हो, तो क्या आप इसके बारे में मुझे बता सकते हैं। अभी बात सुनने के साथ ही उसकी सिचुएशन के बारे में बातें करने लगती है और इधर हम एरे के बाहर देखते हैं जहाँ पर एक फॉर्मेशन लगा हुआ था ताकि इन लोग की आवाज कोई सुन ना सके और बाहर सिस्टर लो कोंगफाई को बता रही थी कि जुआन सेक्ट ने हमारे मिस्टर लैंग को स्पेशली तौर पे इनवाइट किया। अभी ये ऐसा क्यों है इसके बारे में कोई भी नहीं जानता। इसके साथ ही वो उसके बारे में बातें करने लगती है जिस वजह से कोंगफाई उससे कहते हैं कि तुम इसके साथ ही चुप रहो क्योंकि अगर किसी ने भी सुन लिया तो वो हमें मार देंगे।
किसी को भी इसके बारे में बात करना मना है। अभी बात सुनने के साथ ही वो शांत हो जाती है। इधर हम लिंग क्योन को देखते हैं जो कि चट्टान के पीछे छुपा हुआ था। ये सब सुनने के साथ ही वो काफी खुश हो जाता है। इसके साथ ही वो अपने मन में कहता है अब मैं किसी तरह से जियांजिंग सेक्ट के अंदर जाऊंगा ही। तभी डेनियल उससे कहता है कि देखो सीनियर ब्रदर यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर रेबिट आ चुका है। अभी बात सुनने के साथ ही वो अपने गुलर को निकाल लेता है और एक परफेक्ट निशाना साधते हुए रेबिट पे तान देता है, जिस वजह से हम देखते हैं वो सीधा रेबिट से हिट हो जाता है और इसी कारण से वो बेहोश हो चुका था। इस वजह से डेनियल तो काफी एक्साइटेड हो गया था और एक्साइटेड में वो भूल जाता है आखिर वो कहाँ पर है, इसलिए वो चिल्ला के कहता है फाइनली हमने कर दिखाया। अब उसकी ये बात अंदर सुना लैंग भी सुन लेता है, जिस वजह से गुस्से में आ जाता है। इधर डेनियल को हम देखते हैं जो कि उस खरगोश को पकड़ने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहा था, जिस वजह से लिंग क्योन उससे कहता है तुम उधर मत जाओ नहीं तो हम पकड़े जाएंगे। ये लेकिन हम देखते हैं जब तक काफी देर हो चुकी थी। उस खरगोश को लाते हुए डेनियल कहता है देखो तुमने क्या परफेक्ट निशाना लगाया, बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग पे उससे जाके हिट हुआ रही है, बेहोश हो गया। उसकी बेवकूफी भरी बातों को सुनने के साथ ही लिंग क्योन भी समझ चुका था कि अब उसके छुपने का कोई भी रास्ता नहीं बचा। इसी वजह से खुद को खुद सामने आ जाता है। तभी मिस्टर लैंग की सिस्टर वहाँ पर आते हुए कहती है ये कितना क्यूट रेबिट है। इस पर लैंग कहते हैं ये फेक रेबिट है, ये असली नहीं है। इधर हम मिस फ्यूकी को देखते हैं जो कि अपने मन में कहते हैं क्या ये लड़का कोई स्पाई है जो कि हमारी बातों को सुनने के लिए आया था, या फिर ये सही है कि ये लड़का इस रेबिट को पकड़ने के लिए यहाँ पर आया था। तभी मिस्टर लैंग से उसकी सिस्टर कहती है कि ब्रदर क्या आप मेरे लिए इसे खरीद सकते हैं, वैसे मैं घर पर पड़ी रहती हूँ, अगर ये रहेगा तो मेरे लिए काफी अच्छा होगा और वैसे भी ये रेबिट मुझे काफी पसंद है। अब बात सुनने के साथ ही वो कहता है ठीक है, अगर मेरी जूनियर सिस्टर को ये पसंद आया तो ठीक है मैं ऐसा कर सकता हूँ। ये कहने के साथ ही वो लिंग क्योन की तरफ देखने लग गया था। इसके साथ ही वो कहता है लड़का सुनो तुम मुझे बताओ आखिर इस फेक स्पिरिचुअल बीच का कितनी कीमत होगी। इधर हम लिंग क्योन को अपने मन में देखते हैं जहाँ पर वो अपने मन में कहता है अगर मैंने हाई प्राइस पे इसे बेच दिया तो ये मेरे लिए काफी बेनिफिट होगा, पर मेरे मास्टर को इसके बारे में पता चला तो वो मेरी वाट लगा देंगे, बट मैं इन लोगों को भी ऑफर नहीं कर सकता, नहीं तो ये मेरे लिए काफी महंगा पड़ सकता है। इन सभी चीजों को सोचने के साथ ही हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा लुई हेंगजी डेनियल के साथ स्पिरिचुअल रेबिट को पकड़ने के लिए आ जाता है और उस जगह पर जू मैंसन की एल्डर लेडी जू फेई भी आ गई थी, जो कि अपने सीनियर ब्रदर से कुछ बात कर रही थी। तभी डेनियल की एक गलती की वजह से उन दोनों को सामने आना पड़ा। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में लोंग की सिस्टर लू हेंगजी से कहती इस रेबिट को तुम मुझे दे दो, इसके बदले तुम्हें जो भी पैसे चाहिए होगा वो मेरे ब्रदर दे देंगे। इधर उसकी बातों को सुनने के बाद लू हेंगजी सोचता है अगर उसने इस रेबिट को बेचा और उसके पैसे खुद रख लिए तो उसके मास्टर काफी गुस्से हो जाएंगे और वो उसके पैसे भी छीन लेंगे, इसलिए अच्छा यही होगा कि मैं इस रेबिट को इन्हें फ्री में ही दे दूं। इस थॉट के बाद वो उनसे भी यही कहता है। उसने उनसे कहा आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है, आप चाहें तो इसे फ्री में रख सकते हैं, मुझे इससे कोई भी एतराज नहीं होगा। उसकी बातों को सुनने के बाद लोंग की सिस्टर काफी खुश हो गई थी। इधर लोंग अपने मन में कहता है इस स्पिरिचुअल रेबिट की कीमत 50 कॉइन होंगे, लेकिन फिर भी ये लड़का हमें फ्री में क्यों दे रहा है। दूसरी तरफ जू फेई भी यही सोचती है। इसके बाद वो अपनी मैड लू से कहती है इसे 50 कॉइंस दे दो, लेकिन इस चीज के लिए लू हेंगजी एक बार फिर से इनकार कर देता है। अब इस बात को देखते हुए कि लू हेंगजी पैसे लेने से इनकार कर रहा है वो इसे नहीं देते। फिर अगले सीन में लू हेंगजी अपने घर में था, लेकिन तभी जू मैंसन से याओ सैन नाम का एक व्यक्ति आता है जो कि लू हेंगजी को लेने के लिए आया था और इसके बदले में उसके मास्टर को ब्लडी एलेक्सर देता है और कहता है आज से लू हेंगजी जू मैंसन में रहेगा। इस बात को सुनने के साथ ही सभी लोग हैरान हो गए और अगले सीन में वो सभी जू मैंसन में आ गए थे। लू हेंगजी अपने मन में कहता है आखिर उन्होंने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया, इसके साथ ही उन्होंने इतनी बड़ी प्राइस क्यों दिया। ये सब सोचते हुए वो याओ सैन को फॉलो कर रहा था। इधर याओ सैन अपने मन में कहता है अगर हमारी एल्डर लेडी ने इसे बुलाया तो जरूर इस लड़की के अंदर कुछ हिडन पावर होगी, हमारी लेडी कोई भी काम बिना लॉजिक के नहीं करती। ये सब सोचते हुए एक जगह रुक जाता है और फिर मैड लूज से कहता है तुम्हें सबसे पहले हमारे रूल्स के बारे में इसे बता देना चाहिए ताकि इससे कोई भी गलती ना हो। और ये लड़का यहाँ आ चुका है, इस चीज को इन्फॉर्म करने के लिए मैं एल्डर लेडी के पास जा रहा हूँ। इसके साथ ही ये लड़का जहाँ रहेगा तुम इस चीज का भी अरेंज कर दो। उसके जाते ही लू हेंगजी मैड लू से सवाल करता है आखिर यहाँ चल क्या रहा है, सडनली एल्डर लेडी ने मुझे यहाँ पर क्यों बुला लिया। उसके सवाल को सुनने के बाद वो कहती है एक्चुअली हमारी एल्डर लेडी को आपसे कुछ काम है, इसीलिए यहाँ पर आपको बुलाया गया है ताकि वो आपसे डिस्कस कर सके। और कुछ ही समय के बाद मिस फ्लूकिंग भी आ गई थी जो कि लू हेंगजी से कहती है एक्चुअली मैं काफी समय
से एक बात समझ नहीं पा रही हूँ, आखिर वो अपने उस समय रेबिट हमें क्यों दे दिया फ्री में, जबकि उस रेबिट की कीमत थी 50 कॉइन से। इसलिए मैं आपसे चाहती हूँ कि सच आप मुझे इसके बारे में जानकारी दें। ये कहने के साथ ही वो लू हेंगजी को गौर से देखने लगती है। इधर हम लू हेंगजी को देखते हैं जो कि अपने मन में कहता है, ऐसा लगता है झूठ बोलने का कोई भी फायदा नहीं होगा, इसलिए मुझे असली रीजन बता देना चाहिए। इस थॉट के बाद लू हेंगजी उससे बताता है, अब मैं उस समय काफी डर गया था। इसके साथ ही इस चीज के बारे में अगर मेरे मास्टर को पता चलता तो वो काफी गुस्सा होते। उसकी ये बात सुनने के बाद मिस फुकिंग के चेहरे पे स्माइल आ चुकी थी। इसके साथ ही वो उसे बताते हैं कि मेरे सीनियर ब्रदर आप में इंटरेस्टेड है, उन्हें ऐसा लगता है कि आप एक जीनियस पर्सन हैं जो कि फ्यूचर में हमारी काफी सहायता कर सकते हैं। ऐसी कुछ समय बात करने के बाद मिस फुकिंग उससे कहती है, मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें किसी जगह पर ले जाना चाहती हूँ, उसके बाद हम आगे की बात वहीं पर करेंगे। ये कहकर वो आगे बढ़ जाती है और उसे फॉलो करते हुए लू हेंगजी कमरे में आ चुका था। इसके साथ ही वो देखता है कि मिस फुकिंग एक जगह पे आकर रुक जाती है। उसके बाद वो एक जगह अपने हैंड को प्रेस करती है, जिस पर से वहाँ का फॉर्मेशन एक्टिवेट हो गया था। इसके साथ ही वहाँ का दरवाजा भी ओपन हो जाता है। उसके बाद वो दोनों एंटर कर जाते हैं। उसके बाद मिस फुकिंग उससे बताती है कि मेरे ब्रदर ने बताया कि आप जीनून सेक्ट के अंदर ज्वाइन होना चाहते हैं, इसलिए आप एंटर एग्जाम के लिए आप अपने पास कोइंस को जमा कर रहे हैं और अभी तक आपके पास कुछ कोइंस हो चुके हैं। उसकी ये बात सुनने के साथ ही लू हेंगजी वहीं पर रुक चुका था। इसके साथ ही हम मिस फुकिंग को देखते हैं जो कि उसके अपने पीछे ना था देख वो पीछे पलटती है। वो देखती है लू हेंगजी किसी चीज के बारे में सोच रहा है, इसीलिए मिस फुकिंग उससे सवाल करते आखिर तुम्हें क्या हुआ, तुम मेरे पीछे क्यों नहीं आए। इस पार्ट की शुरुआत में मिस फुकिंग आगे बढ़ती हुई उससे कहती है, तुम बिना पावर के तुम काफी स्मार्ट हो, इसके साथ ही तुम्हारा दिमाग काफी तेज है, लेकिन तुम्हारे पास कोई भी पावर नहीं है जिस पर तुम अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। इसके साथ तुम अपने दोस्तों को भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकते और इसीलिए तुम जानवर सेक्ट में जा रहे हो ताकि तुम किसी भी तरह से अपने आप को पावरफुल बना सको। उसकी पूरी बात सुनने के साथ ही हम लू हेंगजी को देखते हैं जो कि हैरान हो गया था। इसके साथ ही वो नर्वस होते हुए उससे कहता है, आपको तो सब कुछ पता है, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, आखिर आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है। अब इस बात का जवाब देते हुए मिस फुकिंग उसे बताती है कि मैंने तुम्हारे बारे में काफी सर्च किया है, जिससे तुम्हारे बारे में मुझे काफी कुछ पता चला है। तुम काफी ईमानदार लड़के हो और मुझे एक ऐसी लड़की की जरूरत है जो कि फ्यूचर में मेरी मदद कर सके, क्योंकि फ्यूचर में जू फैमिली अलग अलग परिवार में बढ़ जाएगी या अलग अलग लोग हम पर हमला करने की कोशिश करेंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे साथ रहो और फ्यूचर में तुम हमारे साथ रहकर हमारी सहायता करो। इसके साथ ही हम तुम्हें जानवर सेक्ट के अंदर एंटर करवाने की कोशिश करेंगे, तो क्या तुम ऐसा करने के लिए तैयार हो। अब ये बात सुनने के साथ लू हेंगजी इसके बारे में कुछ समय सोचने लगता है। उसके बाद वो हाँ कह देता है। उसके हाँ को सुनते ही मिस फुकिंग काफी खुश हो गई थी। इसके साथ ही वो कहती है, तुम्हें इससे पहले अपनी कल्टीवेशन के रास्ते को स्टार्ट करना होगा, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ तुम्हारे अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं है, इस वजह से तुम कल्टीवेशन नहीं कर सकते। इसके साथ ही मैं तुम्हें बता दूं, तुम यहाँ पर एक स्पेशली सर्वेंट हो और तुम्हारा काम होगा ट्री को देखभाल करना। अब ये बात सुनने के साथ ही वो इसके लिए तैयार हो जाता है। फिर अगले सीन में हम लू हेंगजी को देखते हैं जो कि रूम में आ चुका था। इसके साथ ही वो वाटर कंट्रोल टेक्निक सीख रहा था और कुछ समय के अंदर वो टेक्निक सीख भी लेता है। और ये वाटर टेक्निक एक खास तरीके की टेक्निक थी जिसका इस्तेमाल करते हुए वाटरिंग करा जा सकता था। और लू हेंगजी इसकी पावर को जांचने के लिए एक ट्री के पास आ जाता है। इसके साथ ही वो वाटरिंग करने लग गया था, जिस पर से वहाँ पर एक बेल खेल के आ जाता है। अब उसे देखने के साथ ही लू हेंगजी तो काफी खुश हो चुका था। इसके साथ ही वो कहता है, इसके अंदर तो काफी अच्छी पावर है, मैंने अभी अभी इस टेक्निक का इस्तेमाल करके यहाँ पर एक फ्रूट लेके आ गया। ये सब सोचते हुए उसे तोड़ के खा लेता है। उस फ्रूट का स्वाद उससे काफी अच्छा लगता है, इसलिए वो अपने मन में कहता है, ये जेंट मैजिक एरे तो काफी पावरफुल है, मैं इसका इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर एक फ्रूट लेके आ गया। ये कहते हुए वहाँ पर कुछ और भी फ्रूट खा लेता है, जिस वजह से उसे महसूस होता है कि उसकी ताकत बढ़ चुकी है, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था आखिर ये कैसे हुआ। तभी लू हेंगजी को एक नॉइज सुना देती है। वो एक लड़की की आवाज थी। वो लड़की कहती है अपने दोस्त से, मेरी तुम्हारी मदद चाहिए, तुम इधर आकर मेरी सहायता करो। इस आवाज को सुनने के साथ ही लू हेंगजी थोड़ा सा घबरा जाता है, इसीलिए वो दरवाजे के पास आकर थोड़ा सा दरवाजा खोलता है, जहाँ देखता है कि वो बाहर कोई नहीं है। ये चीज देखने के बाद तो वो हैरान हो चुका था। इसके साथ ही वो अपने मन में कहता है, मुझे अभी अभी एक लड़की की आवाज सुनाई दी थी, ऐसा लगा था कि वो लड़की बाहर ही है, लेकिन यहाँ पे तो कोई नहीं है, ऐसा कैसे हो गया। तभी एक व्यक्ति जोर से चिल्लाता है। अभी इस आवाज को सुनने के साथ ही वो लू हेंगजी अपने दरवाजे को ओपन करता है। बाहर देखता है कि कोई भी नहीं। अभी इन सभी चीजों को देखने के बाद और इन सभी चीजों को नोटिस करने के बाद वो घबरा चुका था। इसके साथ ही वो अपने मन में कहता है, क्या यहाँ पर कोई गोश्त है। ये कहने के साथ ही वो घर के अंदर फिर से चला जाता है। इसके साथ ही उसने क्लोज को लगा दिया था। फिर वो एक बार कोशिश करते
जाते हुए बाहर की आवाज को सुनने की कोशिश करता है। इस बार ये आवाज मिस यू की थी। मिस यू कोंग फेंग से कहती है, आखिर हमारी एल्डर लेडी के कमरे में लू हेंगजी अब तक क्या कर रहा है, क्योंकि उन दोनों को गए हुए काफी समय हो चुका है, लेकिन फिर भी अभी तक वो दोनों कमरे से बाहर नहीं निकले। इसके साथ ही वो डिस्कस करने लगते हैं इसके बारे में कि उसके कमरे के अंदर तो एक फ्रूट भी रखा हुआ है जो कि काफी कीमती है और वो फ्रूट काफी कीमती है। इसके साथ ही वो 500 साल में एक बार खिलता है। वो फ्रूट काफी रेयर है। इसके साथ ही जो भी व्यक्ति उससे खाएगा उसकी सुनने की और देखने की और उसकी माइंड काफी शार्प हो जाएगा। और इसकी प्राइस की बात की जाए तो ये 50 लो ग्रेड ट्रेजर के बराबर होगी। इसी तरह वो दोनों इसके बारे में डिस्कस करने लगती है। अब उन दोनों की बातों को सुनने के साथ ही लू हेंगजी की तो हालत खराब हो गई थी। इसके साथ ही वो अपने मन में कहता है, मैंने तो यहाँ पर 3 से 4 बेल खा ली, अगर मिस फ्यूकिंग को उसके बारे में जानकारी हुई तो वो तो मुझे मार ही देगी। ये सब सोचते हुए वो काफी परेशान हो चुका था। जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, लू हेंगजी ने गलती से फ्रूट को खा लिया था। उसके बाद उससे पता चला कि ये फ्रूट काफी रेयर है जो कि 500 साल में एक बार खिलता है। इन सभी चीजों को सुनने के साथ ही वो काफी डर चुका था। इसके साथ ही उसकी पावर भी काफी इंक्रीज हो गई थी। तो अब आगे इसके साथ ही अगर अपने लास्ट पार्ट नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस पार्ट की शुरुआत में लू हेंगजी अपने मन में कहता है, तभी तो मैं सोचूं आखिर इसे खाने के बाद मेरा दिमाग इतना फ्रेश क्यों हो चुका है और इसके साथ ही साथ मेरी सुनने की शक्ति और मेरी पावर में काफी इंक्रीज हो चुकी है। अगर मिस फ्यूकिंग को इसके बारे में पता चला तो वो मुझे काफी डांटेगी और अगर मैंने उनसे माफी भी मांगा तब भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। इसके साथ ही मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं थी, तो इसका ये भी मतलब हुआ कि मेरी भी कोई गलती नहीं थी। फिर वो एक गहरी सांसें लेने के साथ ही कहता है, जो भी होगा उसके बारे में अभी सोचना नहीं चाहिए, मुझे अपना पूरा ध्यान टेक्निक को सीखने में लगाना चाहिए। ये कहने के साथ ही वो जमीन पे बैठ चुका था। इसके साथ ही वो टेक्निक को परफॉर्म करने लगता है और कुछ समय प्रैक्टिस करने के बाद उसने स्नेक स्वॉर्ड के पहले लेवल को पार कर लिया था, जिस वजह से काफी खुश होता है। और कुछ ही समय के अंदर मिस फ्यूकिंग भी आ गई थी। वो आने के साथ ही हैरान हो गई थी। वो अपने मन में कहती है, इसने तो कुछ ही समय के अंदर ही अपने कल्टीवेशन के रास्ते को शुरू कर दिया है, ऐसा लगता है कि ये कल्टीवेशन करने के लिए ही बना था। ये सब सोचते हुए वो काफी खुश हो गई थी। उसके बाद वो लू हेंगजी से पूछती है, आखिर तुम्हारी कल्टीवेशन कैसे चल रही है। अभी वो सुनने के साथ ही उससे ग्रेट करते हुए उससे कहता है, आपकी वजह से मैं कल्टीवेशन कर पा रहा हूँ। इसके साथ ही मैंने अभी तक 4 टेक्निक में मास्टरी हासिल कर ली है। उसकी बातों को सुनने के बाद वो उससे कहती है, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुमने इस टेक्निक में मास्टरी हासिल कर लिया, लेकिन जब यहाँ से तुम निकल जाओगे तब तुम्हें इन स्पेल को कास्ट करने में काफी प्रॉब्लम होगा, क्योंकि तुमने एक बात पे ध्यान नहीं दिया होगा कि बाहर की एनर्जी और इस घर की एनर्जी अलग अलग है। मैंने अपने घर में फॉर्मेशन लगा रखी है जिस वजह से यहाँ पर एनर्जी की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जब तुम बाहर जाओगे तो वहाँ पर तुम्हें काफी एनर्जी की जरूरत होगी, तो इसीलिए तुम सोच समझ के बाहर एनर्जी का इस्तेमाल करना। ये कहते हुए जब वो उसकी तरफ देखती है तो उसे एहसास होता है कि वो उसे घूर रहा है, जिस वजह से मिस फ्यूकिंग उससे कहती है, क्या मैंने जो कहा आपको समझ में आया। अभी बात सुनने के साथ ही वो अपने सेंस में वापस लौटता है। इसके साथ ही वो कहता है, हाँ मैं बिल्कुल समझ गया हूँ। इसके बाद वो उसे बताती है कि जो मेंशन में आपका स्टेटस एक सर्वेंट के तौर पे है, लेकिन आप यहाँ पर रह के कल्टीवेशन कर सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि किसी को भी इसके बारे में जानकारी ना मिले। इसके साथ ही आपको सर्वेंट की तरह काम करने की जरूरत नहीं है, आप अपने घर में रहकर अपने स्पेल को कास्ट कर सकते हैं। अभी बात सुनने के साथ ही लू हेंगजी इसके लिए तैयार हो गया था और इन चीजों के बारे में मैंने उन्हें बता दिया है, मिस लू और किंग फेई को। अभी बात सुनने के साथ ही वो फिर से सहमति जताता है और अगर मुझे किसी भी तरह से काम होगे तो मैं आपको बुला लूंगा, इसलिए आप अपने कमरे में जा सकते हैं। ये बात सुनने के साथ ही अगले सीन में हम देखते हैं लू हेंगजी को जो कि अपने कमरे में आ चुका था। इसके साथ ही वो अपने घर की कंडीशन देखते हुए अपने मन में कहता है, मिस ने बिल्कुल सही कहा था कि यहाँ पर एनर्जी की जरूरत होगी, यहाँ तो बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है, इसलिए ऐसा लगता है यहाँ पर स्पेल को कास्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा और मेरे पास खुद को बदलने के लिए मेरे पास आखिरी मौका है, इसलिए मैं किसी तरह से भी कल्टीवेशन तो सीख के रहूंगा। ये सब सोचते हुए उसने अपने स्पेल को एक कास्ट कर लिया। इसके साथ ही उसे देखते हुए अपने मन में कहता है, इस स्पेल को मुझे कास्ट करने में काफी समय लग गया, यहाँ की एनर्जी में बहुत ज्यादा गिरावट है। ये सब सोचते हुए एक ट्री पे इसका इस्तेमाल करता है। हम उस ट्री को देखते हैं जिसमें कोई भी पौधा नहीं लगा हुआ था, यानी कि वो एक सूखा पेड़ था। इसके साथ ही उसने कई सारे मैजिकली कास्ट किया, जिसके बाद हम देखते हैं उसने फाइनली वहाँ पर एक पत्ता लेके आ गया। इसे देखने के बाद वो अपने मन में कहता है, मुझे काफी एनर्जी को वेस्ट करना पड़ा सिर्फ एक आने के लिए। ये कहने के साथ ही वो अपने माथे को पोंछता है जहाँ पर कई सारे पसीने आ चुके थे। फिर वो बेड पे बैठने के साथ ही अपने मन में कहता है, मुझे अपनी एनर्जी को रिस्टोर कर लेना चाहिए, उसके बाद ही मैं फिर से एक बार कोशिश करूंगा, क्योंकि अब तक मेरे अंदर जितनी भी एनर्जी थी वो सारी खत्म हो चुकी है। ये कहते हुए वो बाहर की एनर्जी को अपने अंदर रिफाइन करने लगता है और कुछ समय के अंदर उसने एनर्जी को रिफाइन करके अपनी ऊर्जा में कन्वर्ट कर दिया और कुछ समय ऐसे करने के बाद वो पूरी तरह से उसकी एनर्जी रिस्टोर हो चुकी थी। तभी उसने अपनी कल्टीवेशन को रोक दिया। इसके साथ ही वो अपने मन में कहता है, यहाँ पर जरूर कोई आ रहा है। इसके साथ ही वहाँ पर किसी की आवाज आती है। वो आवाज लू हेंगजी से कहता है, ब्रदर क्या आप
आप यहीं पर हैं? ये कहते हुए वो दोनों फिगर अंदर आ चुकी थी। हम देखते हैं ये और कोई नहीं बल्कि मिस लू और कोंग फी थी। वो आदमी के साथ ही कहती है हमें डर था कि आप यहाँ पर नहीं आए हैं, इसलिए हमें लगा कि आपको जरूरत होगी, इसलिए हमें यहाँ पर आपकी मदद करने के लिए आ चुके हैं। उनकी बातों को सुनने के बाद लू हेंगजी उन्हें धन्यवाद कहता है। इसके साथ ही वो कहता है आप दोनों की वजह से मुझे यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। वैसे सच कहूँ तो आप दोनों ने पहले मेरी काफी मदद कर दी है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही वो कहता है आप दोनों काफी काइंड हार्टेड हैं। उसकी बातों को सुनने के बाद वो दोनों लड़की हंसने लग गई थी। इसके साथ ही वो कहती है आप बहुत ज्यादा स्वीट हैं। मिस लू आगे बढ़ने के साथ ही उससे बताते हैं कि आपको वाटर कंट्रोल टेक्निक को ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करना, क्योंकि अगर आप बार बार ऐसे करते हो तो आपके हेल्थ पे असर पड़ सकता है, इसके बाद आप बीमार पड़ जाएंगे। अब ये बात सुनने के साथ ही लू हेंग्स इसके लिए तैयार हो गया था। इसके साथ ही वो कहता है आप बेफिक्र रहें, मैं इस टेक्निक को ज्यादातर इस्तेमाल नहीं करूंगा। एक बार फिर से मिस लू उसे बताती है कि आपको बताया नहीं कि मिस ने अगर आप इस टेक्निक को ज्यादा देर तक इस्तेमाल करते हो तो आपको इस टेक्निक से बैकलैग्स मिलने का भी खतरा है, जिस वजह से आपकी जिंदगी भी खत्म हो सकती है। उसकी बातों को सुनने के बाद लू हेंगजी अपने मन में कहता है मेरे पास ये आखिरी मौका है, इसलिए मुझे बार बार तो इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। जब वो इसके बारे में सोच ही रहा था तभी उसे कुछ नॉइज आती है, जिस वजह से वो बाहर आता है। वो तीनों बाहर आने के साथ ही देखते हैं कि वहाँ पर कुछ मेहमान आए हैं। वो एल्डर आने के साथ ही कहता है मुझे माफ करना कि मैं आपकी किसी भी तरह से सपोर्ट नहीं कर पाया, लेकिन मैं अब यहाँ पर आ चुका हूँ आपको सपोर्ट करने के लिए। इसके साथ ही वो किसी पोजीशन के बारे में बात कर रहा था जिसका हेड वहाँ पर मर चुका होता है, इसलिए वो चाहता था कि वो पोजीशन उसे मिल जाए। उसकी बातों को सुनने के बाद जूम मैंसन से जूम मैंसन की लेडी बाहर आती है। इसके साथ ही वो उसे देख रही थी। इसके साथ ही ऐसा लग रहा था कि वो बिल्कुल भी उसे पसंद नहीं करती और अब तक वो तीनों भी बाहर आ चुके थे। इसके साथ ही मिस लू कहती है ये तो जू फैमिली का एल्डर है, आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहा है। फिर वो आगे बताती है मैंने अपने एक दोस्त से सुना है कि वही किंग का पोस्ट खा लिया है, इसलिए मेरे जो लगता है कि ये एल्डर उसी पोस्ट के लिए यहाँ पर आया है ताकि किसी भी तरह से जू मैंसन में वो पोस्ट उसे मिल जाए। दूसरी तरफ उसकी बातों को सुनने के बाद कोंग फई आगे आते हुए कहते क्या ये जुआन टाउन का सिक्योरिटी इंचार्ज बनना चाहता है? अगर ऐसा हुआ तो जुआन टाउन के लिए काफी खतरनाक बात हो सकती है। अब इधर हम जू फैमिली के एल्डर को देखते हैं जो कि आगे बढ़ने के साथ ही अपनी एनर्जी को रिलीज करने लग गया था। इसके साथ ही वो कहता है बाहर निकलो, मुझे तुमसे बातें करनी है। अब ये बात सुनने के साथ ही जू फैमिली का एल्डर वहाँ पर आ गया था और वो भी आने के साथ ही अपनी एनर्जी को रिलीज करने लगता है, जिस वजह से हम देखते हैं उन दोनों की एनर्जी एक बराबर होती है और उनकी एनर्जी सबको इफेक्ट कर रही थी। इसके साथ ही लू हेंगजी अपने मन में कहता है ये इमोर्टल की पावर कैसी है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा कुछ समय के अंदर सर फट ही जाएगा, ये बहुत ज्यादा पावरफुल एनर्जी है। ये एल्डर जू फैमिली का बहुत ज्यादा पावरफुल है। तभी जू फैमिली का हेड आने के साथ ही कहता है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यहाँ पर एरोगेंटी दिखाने की? क्या तुम्हें अभी नहीं पता आखिर तुम जू मैंसन के अंदर हो? अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें यहाँ से भगा भी सकता हूँ। तुम्हारी बातों से ऐसा लगता है कि तुम मुझे यहाँ पर धमकाने आए हो। अगर तुम मैं ऐसे धमकाते रहे तो मैं तुम्हारे 300 बच्चों को खत्म कर दूंगा, इसलिए तुम अपनी औकात में रहो। तुम ये मत बोलो कि तुम्हारी क्या औकात है। ये दोनों ऐसी बातें कर ही रहे थे तभी वहाँ पर एक और व्यक्ति की एंट्री होती है जो कि आने के साथ ही अपने एनर्जी को रिलीज करता है। इसके साथ ही वो कहता है मैंने जू फैमिली के हेड से पहले बात कर रखी है, इसलिए तुम इसकी फिक्र मत करो। तुम्हें सिर्फ गलत फहमी हो चुकी है कि हम तुम पर दबाव डालने के लिए आए हैं। असल में हम उस सभी पोस्ट को हासिल करके दूसरे लोगों की मदद करना चाहते हैं जो कि उस पोस्ट का भी कोई भी उत्तराधिकारी नहीं है, जिस वजह से सभी काम रुक चुके हैं। की बातों को सुनने के बाद वहाँ पर एल्डर लेडी भी आ गई थी। इसके साथ ही वो हंसते हुए कहती है आप दोनों अंकलों को ऐसा रूड होने की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं आप जिस काम के लिए यहाँ पर आए हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो मैं फ्यूचर में पर्पल क्लाउड फॉर्मेशन नहीं बना पाऊंगी। इसके साथ ही जो मेरे डिसेबल रह गए मैं उसे कैसे फेस करूंगी। इसकी ये बात सुनने के साथ ही एक अंकल कहता है कि मैं मानता हूँ तुम बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम कुछ भी बकवास करती रहोगी। और इसी सीन के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड होता है।